मैं कहूँ सर? जी आइए। नमस्ते। नमस्ते, टेक योर सीट। थैंक यू सर। आप प्रियांशी हैं? यस सर। प्रियांशी, आप हिंदी में सहज हैं, कंफर्टेबल हैं? हिंदी ही आपका चुना हुआ माध्यम है इंटरव्यू के लिए? यस सर। प्रियांशी, आपने शायद महसूस किया होगा कि हम तमाम जो कोविड की सावधानियां हैं उनका ध्यान रख रहे हैं। यस सर। और इस वजह से आपकी कुर्सी सभी लोगों से सबसे अधिकतम दूरी पर रखी गई ताकि आप सबसे सहज और सुरक्षित महसूस करें। इसका एक लाभ ये भी है कि आप चाहें तो मास्क हटा सकती हैं क्योंकि आप सुरक्षित महसूस कर रही होंगी और वैसे भी मास्क के कारण एक फॉगिंग होती है, तो हटा लीजिए मास्क। थैंक यू सर। आप कंफर्टेबल हैं, सुरक्षित महसूस कर रही हैं, आपको स्वयं किसी किस्म के कोई लक्षण तो नहीं? नहीं सर। ठीक है प्रियांशी, तो मेरे ख्याल से हम बातचीत शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि बिना अपने जाति, धर्म, समुदाय का कोई उल्लेख किए हुए या अपना नाम दोहराए हुए आप अपना परिचय बोर्ड मेंबर्स को दें। सर, मैं फतेहपुर जनपद से बिलोंग करती हूँ। मैंने ग्रेजुएशन कानपुर यूनिवर्सिटी से किया है और मैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अधीन लेखपाल के पद पर उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में कार्यरत हूँ। आपका ग्रेजुएशन किस विषय में और किस साल में हुआ था? सर, 2016 में कानपुर यूनिवर्सिटी से BA हिंदी लिटरेचर और सोशियोलॉजी। ठीक है, और आपने किस विषय के साथ ये परीक्षा दी है? ज्योग्राफी। भूगोल के साथ दी है। और फिलहाल आप लेखपाल के पद पर हैं। आपकी रुचियाँ और शौक क्या हैं? सर, मुझे वेस्ट चीज़ों से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाना पसंद है। वेस्ट। अच्छा, आप फिलहाल रेवेन्यू लेखपाल हैं, लेखपाल के पद में। क्या आप मुझे राजस्व विभाग का पूरा ढांचा बता सकती हैं? लेखपाल से लेकर शुरू कीजिए और DM तक जाइए। सर, लेखपाल सबसे ज़मीनी स्तर पर होता है, उसके ऊपर कानूनगो होते हैं। एक कानूनगो के अंडर में कई सारे लेखपाल होते हैं और कई कानूनगो के ऊपर नायब तहसीलदार और तहसीलदार का स्तर होता है और उनके ऊपर SDM होते हैं, उपजिलाधिकारी, जो तहसील स्तर के प्रमुख होते हैं। और सारी तहसीलों के जो प्रमुख होते हैं, जिलाधिकारी होते हैं, उनके अंडर में कई सारे जितनी भी तहसीलें होती हैं उनके उपजिलाधिकारी आते हैं। तो फिलहाल आप बस्ती जिले में? यस सर। मुझे बताइए कि बस्ती जिले में कौन कौन सी तहसील है? सर, बस्ती जिले में 4 तहसीलें हैं, बस्ती सदर, हरैया, भानपुर और उधौली। मुझे बताइए कि जमीनी स्तर पर जो भ्रष्टाचार है उसमें शुरुआत में ये दावा किया गया था कि कंप्यूटराइजेशन जो होगा रिकॉर्ड्स का, उससे पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार कम होगा। लेकिन जो ग्रामीण नागरिक हैं उन्हें ऐसा लगता है कि दरअसल ऐसा हुआ नहीं है। पहले तो फिर भी आसान था कि पटवारी को एक बार मना लिया जाए और कुछ पैसा दे दिया जाए तो काम होकर आ जाता था। अब तो इसमें और चरण बन गए हैं। और आपको क्या लगता है, क्या कंप्यूटराइजेशन और ट्रांसपेरेंसी जो है वो उत्तर प्रदेश में असफल हो गए हैं या कहीं कोई और कमी? सर, असफल नहीं हुआ है। ऐसा हुआ है कि कंप्यूटराइजेशन के बाद पारदर्शिता बढ़ी है और जहां अगर इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देखे जा रहे हैं तो उसका रीज़न ये है कि कंप्यूटराइजेशन होने के बाद हमारी चूँकि लिटरेसी रेट तो बढ़ी नहीं है, वो उतनी ही है और ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का दर और कम है। तो जो ग्रामीण लोग होते हैं वो उतना ज़्यादा चीज़ों को जान नहीं पाते हैं, कैसे मतलब कोई फॉर्म फिल करना है अगर तो कैसे होगा, क्या होगा। तो इसकी वजह से उनकी अज्ञानता का कई फ़ायदा उठाया जा सकता है कई लोगों द्वारा, जिसकी वजह से उनका शोषण होता है और भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। लेकिन ये हर जगह नहीं होता है। काफ़ी हद तक ये सफल रहा है कंप्यूटराइजेशन। मुझे बताइए कि आपने कहा कि आप जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनसे कुछ कुछ बनाना पसंद करती हैं। इसमें 3R के प्रिंसिपल की बात की जाती है। क्या है 3R? सर, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। किन चीज़ों को रिड्यूस करना ज़रूरी होता है, किन चीज़ों को रिसाइकल करने का फ़ायदा है, किन चीज़ों को रिड्यूस करने का फ़ायदा है? सर, जैसे पेपर की अगर हम बात करें तो कागज़, तो उसको अगर उसका यूज़ हम कम से कम कर सकें तो शायद जो पेड़ पौधे हैं उनको हम संरक्षित कर सकते हैं। रिसाइकिल में जल रिसाइकिल की बात की जा सकती है। जैसे फैक्ट्रियों से जो प्रदूषित जल निकलता है, अगर उनका ट्रीटमेंट करके उनको रिसाइकिल किया जाए, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। तो रीयूज में भी सर पेपर को ले सकते हैं और पानी को भी ले सकते हैं। जैसे जो गाड़ियां धुलने में पानी यूज होता है उसको बाद में हम बागवानी में उसको यूज कर सकते हैं। ठीक सर। प्रियांशी, आपने भूगोल वैकल्पिक विषय लिया है ना, मुझे चक्रवात बताइए क्या है? सर, चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं
जिनमें कोरियोलिस बल के कारण चारों तरफ से हवाएं वृत्ताकार मार्ग में उनके केंद्र की ओर अग्रसर होती हैं और चूंकि वो समुद्री सतह पर जनरेट होते हैं, इस वजह से उनको केवल समुद्री सतह पर जनरेट होते हैं। सर जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो केवल समुद्री सतह पर जनरेट होते हैं, लेकिन क्योंकि सर उनके लिए उनको जनरेट होने के लिए आर्द्रता की बहुत आवश्यकता होती है, उसी से जो संघनन की ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा रिलीज होती है, उसी से उनको बल प्राप्त होता है, इसलिए वो सिर्फ समुद्री सतह पर जनरेट हो सकते हैं। अच्छा, तो शीतोष्ण चक्रवात कैसे जनरेट होते हैं? सर शीतोष्ण चक्रवात तब जनरेट होते हैं जब ध्रुवीय पूर्वी पवनें और पछुआ पवनों का अभिसरण होता है, तो वहां पर वो जनरेट होते हैं। अच्छा, तो उनको आपदा क्यों नहीं कहते हैं? सर वो इसलिए क्योंकि इनसे जैसे जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, उनसे जो बारिश होती है, बारिश का स्तर बहुत ज़्यादा होता है और बहुत तीव्र तूफान होता है, इसलिए जनधन की बहुत व्यापक हानि होती है। लेकिन जो समशीतोष्ण चक्रवात होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, उनमें हल्की बारिश से लेकर तेज बारिश तक और खुला मौसम और मतलब सामान्य प्रक्रिया। हाँ है। तो वो एक आपदा के रूप में नहीं आता है, बल्कि उनसे कई रचनात्मक कार्य भी होते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, महासागर में तरंगे होती हैं, धाराएं होती हैं और टाइड्स भी होते हैं, तीनों में क्या अंतर है? सर तरंगे एक सूक्ष्म लेवल पे कह सकते हैं, धाराएं जो होती हैं वो समुद्री जल का बहुत बृहद पैमाने पर। तरंगे क्यों उत्पन्न होती हैं? ओशन वेव्स। सर वो तरंगे ताप प्रवणता के कारण उत्पन्न होती हैं। चलिए आगे बताइए। अगर किसी समुद्री सतह का जल का तापमान अधिक है और किसी साइड समुद्री सतह के जल का तापमान के कारण कि दाब के कारण? तरंगों के लिए उत्पन्न करने के लिए बेसिकली पवनों की आवश्यकता है। सर पवनों की भी है। अच्छा ठीक है, तो बताइए धाराओं के लिए? सर धाराओं के लिए टेम्परेचर भी चाहिए, प्रेशर भी चाहिए। अगर टेम्परेचर की बात करें तो जब पानी गर्म हो जाता है तो वो फैलता है, उसका अगर हम बोलें कि धाराओं की उत्पन्न होने में भी पवनों का ही रोल सबसे ज्यादा है और हिंद महासागर में ये सबसे अच्छा दिखता है। हाँ सर, कैसे बताएंगे आप इसको? सर क्योंकि हिंद महासागर की जो पवनें हैं वो वायु के वेग के साथ, कई बार मतलब वायु के डायरेक्शन के साथ, जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून हुआ तो वो मानसूनी ठीक बता रही हैं। बस एक लास्ट आप बता दीजिए टाइड्स के बारे में। ज्वार, हाँ, कैसे उत्पन्न होता है? सर ये चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होते हैं और इसलिए ज्यादा किसका है? ज्यादा चंद्रमा का है, क्योंकि चंद्रमा ज्यादा नजदीक है पृथ्वी के। गुरुत्वाकर्षण बल उसका ज्यादा लगेगा। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी को चंद्रमा का चक्कर लगाना चाहिए? नहीं सर, ऐसा नहीं है। क्यों फिर? क्योंकि सर इतना भी ज्यादा नहीं कि पृथ्वी उसका चक्कर लगा सके। नहीं तो आप दोनों, आपने क्या बोला कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार उत्पन्न होते हैं? यस सर। और उसमें आपने भूमिका किसकी ज्यादा बताई? चंद्रमा की। तो फिर पृथ्वी पर किसका बल ज्यादा लग रहा है? चंद्रमा का। तो पृथ्वी को चंद्रमा के चक्कर लगाना चाहिए। नहीं सर, घूमेगी नहीं वो। जो आपने बोला वही मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात समझ नहीं ना? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? जैसे G इज इक्वल टू M। देखिए मेरी बात समझिए। देखिए आपने बोला कि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर चंद्रमा का ज्यादा है क्योंकि वो समीप है। यस सर। यही बोला? यस सर। इसीलिए ज्वार उत्पन्न होने में उसकी भूमिका अधिक है। तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर चंद्रमा का अधिक है तो फिर पृथ्वी को चक्कर भी चंद्रमा का लगाना चाहिए। सूर्य का क्यों लगाती है? सर चंद्रमा पर भी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पड़ रहा है ना, तो वो पृथ्वी का द्रव्यमान। अच्छा देखिए, आप एक बात समझ लें, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन बस बोल दूं कि गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वार उत्पादक बल में थोड़ा अंतर है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, कृषि अधिनियम ये बड़े चर्चा में रहे। आप किस जिले से आती हैं? मैं फतेहपुर से आती हैं। तो वहाँ भी था क्या ये? वहाँ भी इसका कुछ दिखा आपको? विरोध प्रदर्शन? हाँ। नहीं सर, ऐसा नहीं है। कहाँ ज्यादा हो रहा था ये? सर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। इसमें आप भूगोल की दृष्टि से बताइएगा कि ऐसा क्यों उधर हो रहा है? सर क्योंकि वहाँ पर जो वृहद काश्तकार ज़्यादा हैं इस क्षेत्र की अपेक्षाकृत, और वृहद काश्तकार ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है कृषि से। तो कृषि से सरप्लस प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से उनका एमएसपी पर आसानी से बिकता है। लेकिन जो बाकी पश्चिमी यूपी के, पूर्वी यूपी की अगर हम बात करें तो वहाँ इतना प्रोडक्शन नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा उनका एमएसपी का लाभ। अच्छा, मृदा कहाँ की बेहतर है, पश्चिमी की पूर्वी? सर पूर्वी। नहीं सर, पश्चिमी। सर चलिए कैसे जनरलाइज प्रश्न आपसे। पानीपत में मराठों की हार हुई। मराठों की हार में भौगोलिक कारकों की क्या भूमिका थी?
सर मराठा जो थे वो दक्कन प्रदेश के थे और वो पानीपत जो क्षेत्र था वो मैदानी क्षेत्र था। दक्कन प्रदेश का होने की वजह से उनमें जो छापामार युद्ध पद्धति होती है उसमें वो प्रवीण थे, लेकिन मैदानी क्षेत्र में युद्ध लड़ने के लिए वो उतने पारंगत नहीं थे। और कोई? सर भौगोलिक दृष्टिकोण से एक ही रीज़न थे, युद्ध जनवरी में हुआ था तो मराठे जो है वो ठंड के अनुकूलता को यस सर समर्थन थे नहीं, अनुकूल नहीं थे ठंड के लिए। चलिए अच्छा ये बताइए सहकारी संघवाद क्या होता है? सर सहकारी संघवाद का मतलब ये है कि एक पॉजिटिव सेंस में इसको लिया जाता है जिसमें राज्य जो हैं वो आपस में एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा करते हैं किसी भी समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और केंद्र उनका पूरी तरह से सहयोग करता है। वो केंद्र से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं और आपस में भी प्रतिस्पर्धा करते हैं। फिर प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या है? सर वो थोड़ा सा शायद नेगेटिव टर्म्स आ जाएगा, सिर्फ प्रतिस्पर्धा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं है, थोड़ा सा सहयोग भी है, एक दूसरे को बढ़ाने के लिए वो प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं। चलिए अच्छा एक बात बताइए कि कोविड-19 ने भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ाया है कि उसके लिए चुनौती खड़ी की है? कुछ मामलों में सर चुनौती भी देखी गई है, जैसे आपदा प्रबंधन अधिनियम का जो केंद्र ने यूज़ किया तो उसमें राज्यों को थोड़ा सा सीमित हो गई उनकी पावर, तो यहाँ पर चुनौती रही, लेकिन और बाकी स्तर में बढ़ाया ही है क्योंकि सारे राज्यों ने मिलकर के ऐसा नहीं है कि एक दूसरे सिर्फ अपने राज्य के लोगों को देखा हो, सारे राज्य ने पूरी तरह से मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करके इस पे लगाम लगाने की कोशिश की है, थोड़ा सा इस पर नियंत्रण करने की कोशिश की है। अच्छा चलिए ये बताइए कि राज्यसभा की जो भूमिका होती है संघीय ढांचे में वो किस रूप में देखी जाती है? सर क्योंकि राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। क्या राज्यसभा राज्यों के हितों को सुनिश्चित करने में सफल रही है अब तक? सफल रही है सर, लेकिन कुछ चुनौतियां भी रही हैं जिसकी वजह से कई लोगों द्वारा ऐसी सलाह दी जाती है कि इसको भंग कर देना चाहिए। आपका क्या विचार है? सर ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर कई बार ऐसा होता है कि जो अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनकी हमें राजनीति में ज़रूरत होती है, लेकिन वो चुनाव में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, जिसके कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो चुनाव नहीं जीत पाते, जबकि लोकसभा में आने के लिए उन्हें चुनाव जीतना पड़ेगा। लेकिन राज्यसभा में वो डायरेक्ट जनता से बिना मतलब जनता के बिना उसके भी वहाँ पे पहुँच सकते हैं और उनका लाभ हमें राजनीति में मिल सकता है उनके विशेषज्ञता का। कुछ ऐसे नाम जानती हैं आप जिनके विशेषज्ञता का लाभ मिल रहा है उनको? वैसे तो वहाँ पर जैसे क्रिकेट से सचिन तेंदुलकर तो पूरे कार्यकाल में मुश्किल से 10 दिन गए थे तो कितना लाभ मिला उनसे? एक बार बोलने के लिए खड़े हुए तो बोल भी नहीं पाए। कोई एक नाम बताइए जिससे लाभ मिल गया हो। चलिए अच्छा कोई बात नहीं। ये बताइए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में जानती हैं आप? यस सर। क्या है सर? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ये चाइना की एक रणनीति मानी जाती है भारत को घेरने के लिए, जिसमें चाइना भारत के जो समीपवर्ती सीमावर्ती देश हैं उनमें अपना आधिपत्य कायम करने की ज़्यादा कोशिश कर रहा है ताकि भारत को काउंटर किया जा सके। जैसे म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह, इस तरह से भारत को किनारे किनारे एक श्रृंखला बनाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे वो अपने सैन्य अड्डे स्थापित कर रहा है ताकि भारत से कुछ भी उसको अगर चुनौती मिले तो वो उसको काउंटर कर सके। बहुत अच्छा। नेकलेस ऑफ डायमंड के बारे में जानती हैं? सर ये भारत की पॉलिसी मानी जाती है चाइना को काउंटर करने के लिए, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है सर। मतलब चीन की पॉलिसी पता है और भारत की पॉलिसी पता ही नहीं? कोशिश कर सकती हूँ मैं बताने के लिए। आपको पता होना चाहिए ना कि कहाँ कहाँ पर भारत अपने थोड़ा थोड़ा सा। चलिए बताइए। सर जैसे भारत ने ईरान में चाबहार लिया तो वो पाकिस्तान के ग्वादर को काउंटर करेगा, और श्रीलंका में भी भारत कोशिश कर रहा है, और म्यांमार में भी भारत ने सितवे पोर्ट पे उसके लिए समझौता किया है। तो भारत वो सारी जहाँ जहाँ पे चाइना अपने पोर्ट से अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा है तो भारत भी वहाँ पे चाइना को काउंटर करने के लिए समझौते कर रहे हैं उन देशों के साथ। अच्छा, चाइना को काउंटर करने में क्वाड की क्या भूमिका आप देखती हैं? सर क्वाड एक समान विचारधारा वाले देशों का एक समूह है जिसमें अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया और जापान हैं। क्वाड की भूमिका सर इस तरह से महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि वर्तमान समय में चाइना की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना की एक मोनोपोली क्रिएट हो गई है। तो क्वाड अगर ये सारे देश, ये चारों देश मिल करके एक चाइना की मोनोपोली को ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे भारत के पास बहुत सारी क्षमता है जिसका अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दोहन कर सकता है तो चाइना की मोनोपोली समाप्त होगी, जिससे चाइना को काउंटर किया जा सकता है।
और भी क्षेत्र जैसे हिंद महासागर चलिए, में। हमको बस एक, अभी आपने बोला कि समान विचारधारा वाले, तो अमेरिका और भारत की विचारधारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कहाँ कहाँ समानता लिए हुए है? सर चाइना के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी हद तक समानता है। दोनों ही जानते हैं कि चाइना एक साम्राज्यवादी मतलब विचारधारा वाला देश है। सर ओके प्रियांशी। यस सर। प्रियांशी, बताइए कि आज के डेट में उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कीमत क्या है? सर 80 पॉइंट समथिंग एग्जैक्ट। 80 या 90? सर 80 पॉइंट समथिंग। 80 रुपये। सर ये मैंने कल या परसों देखा था, मुझे एग्जैक्ट आज का नहीं याद है मुझे। उत्तर प्रदेश में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, खासतौर से पेट्रोल, उस पर कर ढांचा क्या है? हाल में भारत के वित्त मंत्री ने ये कहा कि वे इस पर विचार कर सकते हैं कि अगली जीएसटी काउंसिल में कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए। इससे क्या लाभ होंगे, क्या हानि होगी? सर लाभ ये होगा कि उसके मूल्यों में थोड़ी स्थिरता आ जाएगी, क्योंकि वर्तमान समय में सारे राज्य अपने टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स आरोपित करते हैं, जिसकी वजह से हर राज्य में इसका मूल्य अलग अलग होता है और बहुत उतार चढ़ाव बना रहता है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी दिक्कत झेलनी पड़ती है। तो जीएसटी एक फिक्स स्लैब में उसको डाल दिया जाएगा, जिसकी वजह से उसके मूल्य में स्थिरता आ जाएगी। नुकसान ये होगा सर, नुकसान राज्यों का होगा, क्योंकि अभी वो कर राज्यों को मिलता है, तब वो जीएसटी के जैसे आपने कहा कि पेट्रोल पे लगने वाला जो कर है वो सारा राज्यों को मिलता है। नहीं सर, सारा नहीं। तो फिर राज्यों को क्यों नुकसान होगा? सर क्योंकि अभी एग्जैक्ट नहीं सर मैं बता सकती, लेकिन अभी उनको काफ़ी फायदा होता है जीएसटी में ना होने की वजह से, और जीएसटी में अगर पेट्रोलियम हो जाएगा तो उन्हें काफ़ी आर्थिक नुकसान हो सकता है। मुझे बताइए कि जीएसटी के आ जाने के बाद माना ये गया कि राज्यों की जो स्थिति है राजस्व को लेकर, वो म्यूनसिपैलिटीज़ जैसी हो गई है। उनके पास वास्तव में ऐसे कर नहीं बचे हैं जिन करों को वे अपनी अपेक्षा के अनुसार कम या ज़्यादा करके अपने राजस्व को संतुलित कर सकें। क्या आपको लगता है कि जीएसटी ने भारतीय संघ, जिसे हम यूनियन कहते हैं, उसके फेडरल स्ट्रक्चर पर चोट पहुंचाई है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, लेकिन हुआ ये कि चूंकि उसको इम्प्लीमेंट करने के कुछ ही समय बाद ये कोरोना आ गया, तो वित्तीय स्थिति और ख़राब हो गई, तो इसके इम्पैक्ट जितना सोचा गया था उतना इम्पैक्ट पॉजिटिव अभी तक नहीं पड़ा है। अदरवाइज आपने कोरोना की बात की, अभी हाल में ये कहा गया कि लगभग 15 अप्रैल 20 अप्रैल के आसपास देश में कोरोना के सेकेंड उसका लगभग पीक होगा, जिसका मतलब है कि 1 लाख से ज़्यादा केसेस, शायद 2 लाख के आसपास केसेस होंगे। और यही समय है जिस समय देश कुंभ, जो कि पूरी दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा समूहबद्ध होना है, उसे आयोजन। क्या हम एक बहुत गैर जिम्मेदार देश हैं? नहीं सर, गैर जिम्मेदार देश नहीं है। फिर कुंभ के बिना किसे क्या परेशानी है? अगर इतनी बुरी महामारी है तो कुंभ को रद्द क्यों नहीं कर दिया जा रहा? सर कुंभ, इसके कई आर्थिक पक्ष भी हैं कुंभ के आयोजित करने के। आर्थिक पक्ष मतलब फायदे या नुकसान? फायदे। क्या फायदे होंगे कुंभ से? सर क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। वो टूरिस्ट इतने सारा कोरोना लेके पूरी दुनिया में जाएंगे, देश में जाएंगे, उससे क्या लाभ होगा? नहीं सर, उसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेने होंगे। अगर प्रिकॉशन से रुकता होता उस तरीके से, तो दूसरी वेव क्यों आती? सर दूसरी वेव तो डबल म्यूटेशन के कारण भी आ रही है। वो तो वहाँ जाएंगे तो एक और म्यूटेशन होगा। फिर अगर आपको निर्णय लेना हो, ये पूरी तरह से आपके निर्णय पर आधारित है, तो आप कुंभ होने देंगे या उसे प्रतिबंधित करेंगे? आपकी मानवता और आपका धर्म, इन दोनों के बीच टकराव। सर मैं पहले देखूंगी कि किस स्तर से कोरोना बढ़ रहा है, उसकी रेट क्या है। बता दीजिए। पीक होने वाला, जिस समय कुंभ शुरू होगा देश में कोरोना का पीक होगा, दोनों एक ही दिन हो रहे हैं, 14-15 अप्रैल। तो सर मैं रोक सकती हूँ। ठीक है प्रियांशी, आपसे बात करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकती हैं। थैंक यू। बैठिए प्रियांशी। थैंक यू सर। टेल मी, कैसा था? कहाँ आपको लग रहा है कि आप ठीक कर रही हैं, कहाँ आपको लग रहा है कि सर यहाँ मैं अभी और सुधार करूँगी? सर जैसे आपने जीएसटी वाला क्वेश्चन पूछा, तो मुझे लग रहा है उसमें थोड़ा सा मुझे और देखना पड़ेगा। पेट्रोलियम का जो टैक्स स्ट्रक्चर था, देखिए यहाँ जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें ये दावा नहीं होता, ना ही अपेक्षा होती है कि सेम सवाल दोहराए जाए। आइडिया ये होता है कि आप इन क्षेत्रों को भी देख लें, ठीक है ना, एक ब्रॉड एरिया की तरफ इशारा करना उद्देश्य होता है। प्रियांशी, आप
एक बहुत शानदार कैंडिडेट हैं। अभी आप ब्यूरोक्रेसी के बहुत बिल्कुल बुनियादी स्तर पर हैं, लेकिन आप सिस्टम के अंदर हैं, जिसका लाभ आपको स्वाभाविक है कि मिलेगा। दूसरा, आपका व्यक्तित्व में एक तरह का स्पार्क साफ साफ समझ में आता है। आपके अंदर एक तरह की स्मार्टनेस दिखाई देती है। एंट्री आपकी अच्छी है, आपका ग्रीट करने का तरीका ठीक है, सिटिंग पोस्चर ठीक है, फ्लो अच्छा है। एक आध जगह पर थोड़ा सा स्पीड लगता है कि थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। उसका मतलब ये नहीं है कि सुनाई नहीं देता, समझ नहीं आता, लेकिन कभी कभी हल्का सा ये संकेत मिलता है कि जैसे कि आप हड़बड़ाहट में, उस गति को थोड़ा सा कम करेंगे तो और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे। अभी भी आप बहुत अच्छे से बोल रही हैं। ठीक है, थैंक यू। लाउडनेस वगैरह, वॉल्यूम वगैरह ठीक है, केवल स्पीड की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो एक आध जगह पर बीच में जब आप स्माइल करती हैं अच्छा लगता है, लेकिन एक आध इंस्टेंस ऐसा है जब वो स्माइल जो है वो लाफ्टर के क्लोज पहुंच जाती है। ठीक है ना, मुस्कुराहट जो है वो हंसी के आसपास पहुंच जाती है। वहाँ पर भी बुरा नहीं लगता। वहाँ पर बोर्ड मेंबर्स हम लोगों से भी कुछ सीनियर होंगे तो हो सकता है उन्हें बुरा और कम लगे, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा अनौपचारिक लगने की आशंका होती है। तो स्माइल इज़ गुड। कोशिश करें कि लाफ्टर को, मतलब हंसी को रोक सकती है। अदरवाइज कम्युनिकेशन यू आर डूइंग वंडरफुल। ओके सर। आपका स्ट्रेंथ है आपका कॉन्फिडेंस, आपकी तैयारी और आपका एनालिसिस, और नॉर्मली यही वो गुण हैं जिनको देखने की कोशिश बोर्ड मेंबर्स करते हैं। तो फिलहाल आप यू आर रेडी टू गो। ऐसा कोई परेशानी वाला क्षेत्र नहीं दिखाई दे रहा। एक आध जगह पे जैसा आपने कहा लगता है कि थोड़ा सा और रिवाइज कर लेंगे तो आपका और अच्छा परफॉर्मेंस होगा, लेकिन अदरवाइज भी आपकी समझ जो है, तैयारी, समझ और विश्लेषण तीनों ठीक लग रहा है। ठीक है, एक आध जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा जल्दी शुरू कर देती हैं, इस वजह से आपके विश्लेषण में जो थोड़ी सी और गहनता आ सकती है वो बाद में आती है, और आपको थोड़ी देर के बाद एक टर्न लेना पड़ता है। यस सर। एक वाक्य, डेढ़ वाक्य बोलने के बाद आपको तो टर्न लेना पड़ता है। ऐसे कैंडिडेट्स को मेरी सलाह ये होती है कि अपने उत्तर को 1 सेकंड लेट शुरू करें, प्रश्न पूरा करने दें। जब प्रश्न खत्म हो जाए तो उसके बाद 1 सेकंड, इसके लिए पूछने की भी जरूरत नहीं क्योंकि 1 सेकंड बहुत कम पीरियड है, लेकिन तुरंत उत्तर शुरू ना करें। ओके सर। उससे आपको लाभ क्या मिलेगा? आप अपने उत्तर को पहले से ऑर्गेनाइज कर लेंगे, स्ट्रक्चर कर लेंगे, और आपको पता होगा कि किस दिशा में जाना है। इस सबके लिए कॉन्शियसली कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आप ये कर लीजिए कि मैं तुरंत उत्तर नहीं दूंगी, मैं सुनने के बाद 1 सेकंड के बाद उत्तर शुरू करूंगी, भले ही मुझे उत्तर आता हो। ठीक है ना, इससे ये भी लगता है कि आप स्थिर हैं। ठीक है ना, आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा दिखाई देती है, वेल थॉट आप फैसले लेती है, समझ में आता है। पर्सनैलिटी जांचना मुख्य उद्देश्य है, जानकारी जांचना तो उद्देश्य है ही नहीं। ठीक है ना, बोर्ड मेंबर्स जब कभी इंसिस्ट करते दिखाई दें तो ऐसी स्थिति पे आप क्या कर सकते हैं? एक स्टेप पीछे ले सकते हैं, जैसे कि ज्वार उर्स में हो। यस सर। ठीक है ना, ऐसे में नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि ये बराबर का कम्युनिकेशन है नहीं सर। ठीक है ना, तो अगर बराबर का कम्युनिकेशन होता है तो आप अड़ सकते हैं। क्योंकि ये बराबर का कम्युनिकेशन नहीं, तो आपने एक बार अपनी बात कही, दूसरी बार कह दी, उसके बाद एक स्टेप पीछे हो जाइए। उसमें ये नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि आप ही सही बोल रहे हैं, आप केवल कहते हैं ठीक है सर, मैं इस पर फिर से देखूंगी। ओके सर। बात कर, ठीक है ना। बाकी चीज़ें जनरली बहुत अच्छी हैं, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, और आई एम श्योर कि उन लोगों को भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाना चाहिए। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।